प्यारे विद्यार्थियों, अध्याय 5 फर्म के विघटन के भाग 8 के अंतर्गत हम उदाहरण संख्या 10 और लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं उदाहरण संख्या 10 से। मीना और टीना फर्म में साझेदार हैं जिनका लाभ विभाजन अनुपात दिया गया है 3:2। वे फर्म के विघटन करने का निर्णय लेते हैं और बैलेंस शीट जो तुलन पत्र है वो इस प्रकार है। जब भी फर्म का विघटन हो, डिसोल्यूशन हो, संपत्तियों को, जो बाहरी संपत्तियां हैं यानी कि रोकड़ और बैंक को छोड़ करके सभी संपत्तियां, ये वसूली खाते के डेबिट पक्ष में इनके पुस्तक मूल्य पर हस्तांतरित होगी और उसी प्रकार दायित्व पक्ष में जो बाहरी दायित्व है इन्हें वसूली खाते के क्रेडिट में हस्तांतरण करेंगे कैपिटल अकाउंट में, और बैंक जो है वो बैंक बैलेंस जो है बैंक खाते में हस्तांतरण किया जाएगा। आगे लिखा है परिसंपत्तियों और दायित्वों का निपटारा इस प्रकार हुआ। मशीनरी को लेनदारों के खातों के पूर्ण भुगतान हेतु दिया गया। मशीनरी किसे दी गई है? लेनदारों को। और स्टॉक को देय विपत्र के पूर्ण भुगतान के लिए दिया गया। देखिए, किसी भी प्रकार की संपत्ति दायित्वों के बदले दी जाती है तो उसके संदर्भ में हम कोई प्रविष्टि नहीं करते हैं। क्या आ जाएगा? यदि संपत्तियों को लेनदारों अथवा दायित्वों के भुगतान हेतु दिया जाता है तो इस संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं होगी। यानी कि ना तो ये आपके वसूली खाते के डेबिट में जाने वाले हैं ट्रांजैक्शन, ना ही क्रेडिट में। अगर लेनदारों को भुगतान होता तो वसूली खाते में आता टू बैंक और मशीनरी से वसूली होता तो बाई बैंक। साझेदार द्वारा दायित्व लिया जाता तो वसूली खाते में आता टू पार्टनर्स कैपिटल। संपत्ति ली जाती तो वसूली खाते में आता बाई पार्टनर्स कैपिटल। जबकि किसी भी प्रकार की संपत्ति जैसे कि लेनदार है, देय विपत्र है, इनके भुगतान हेतु दी जाती है, हम कोई लेखा नहीं करते हैं। क्योंकि संपत्ति अगर बेचते हो, आप प्रविष्टि करते हो बैंक टू रियलाइजेशन, दायित्व का भुगतान करते हो रियलाइजेशन टू बैंक। लेकिन दायित्व के बदले संपत्ति दे रहे हो तो दायित्व यानी रियलाइजेशन डेबिट टू संपत्ति यानी कि टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन ही डेबिट, रियलाइजेशन ही क्रेडिट, यानी कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी। विनियोग को टीना ने पुस्तक मूल्य पर लिया। कितने दिए गए हैं इन्वेस्टमेंट? 50,000 जो है हम वसूली खाते में बाई टीना कैपिटल 50,000 लिख देंगे। देनदारों को मीना ने पुस्तक मूल्य 50,000 से 10% कम पर लिया, यानी कि 45,000 से बाई मीना लिख देंगे। शेष देनदारों से 51,000 की वसूली बाई बैंक अकाउंट। वसूली व्यय की राशि 2,000 रुपये है। फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए आवश्यक बही खाते जो है वो तैयार कीजिए। खाते किस प्रकार बने जाएंगे? देखिए, सबसे पहले वसूली खाता संपत्तियों का पुस्तक मूल्य पर हस्तांतरण। कैसे? देखिए, मशीनरी 70,000, इन्वेस्टमेंट 50,000, स्टॉक 22,000 और देनदार जो है वो 1,03,000। पहले मशीनरी लिखते हैं हम 70,000। इन्वेस्टमेंट कितने दिए गए हैं? ये दिया गया है 50,000। स्टॉक की राशि ये दी गई है 22,000 और देनदार है 1,03,000। इस प्रकार से दर्ज करेंगे। आगे क्या दिया गया है? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इनको वसूली खाते के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिटर्स ये दिया गया है
60,000 और देय विपत्र की जो राशि दी गई है 20,000। ये हमने फर्स्ट जो अपना स्टेप है, संपत्तियां पुस्तक मूल्य पर, दायित्व जो बाहरी दायित्व है, कैपिटल रिजर्व नहीं। और सेकंड स्टेप, पहला पॉइंट, कोई एडजस्टमेंट, कोई एंट्री नहीं, क्योंकि संपत्तियां दायित्व के बदले दी जा रही है। विनियोग टीना ने पुस्तक मूल्य पर लिए, कितने हैं इन्वेस्टमेंट? 50,000, तो बाई टीना 50,000 आ जाएगा इन्वेस्टमेंट में। इसके अतिरिक्त आगे लिखा है विविध देनदार मीना ने पुस्तक मूल्य 50,000 से 10% कम, यानी 45,000 में आ जाएगा बाई मीना। तत्पश्चात आगे लिखा है कि शेष देनदारों से 51,000 की वसूली हुई बाई बैंक, 51,000 जो है यहां पर दर्ज कर देंगे। ये आ गया 51,000 रुपए। नेक्स्ट लिखा है वसूली व्यय 2,000 रुपए, ये आ जाएगा टू बैंक 2,000। अब क्या निकालना है? वसूली खाते का शेष निकाला जाएगा, वसूली पर लाभ या हानि। तो 70 और 50, 1 20 और 22, 1 42, 2 43 और 2, ये आ जाएगा आपका टोटल 2,47,000। और इनमें से यह राशियां घटाई जाएगी। चूंकि डेबिट पक्ष की योग ज्यादा है तो हानि आ जाएगी आपकी 21,000 रुपए। और वसूली की जो हानि है कौन से अनुपात में बांटा जाता है? लाभ विभाजन अनुपात, जो कि दिया गया है 3:2 में, 12,600 और 8,400 इस प्रकार दर्ज कर देंगे। अब क्या बनाना है? साझेदारों का पूंजी खाता। सबसे पहले पूंजी का शेष लिखेंगे 90,000 और 80,000। इसके पश्चात क्या दर्ज करेंगे? अगर अपने को किसी भी प्रकार का रिजर्व या P&L का शेष दिया गया हो तो उसका हस्तांतरण करेंगे लाभ हानि अनुपात में। ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। इसके पश्चात वसूली खाते में अगर टू पार्टनर आया है तो पार्टनर में बाई रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में जैसा कि बाई पार्टनर्स कैपिटल आया है ये आपका चला जाएगा टू रियलाइजेशन। तो टीना में 50,000, मीना में जो है 45,000 रुपए जो है इस प्रकार से हम ट्रांसफर कर देंगे। रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा लिए गए हैं? टीना द्वारा, तो टीना के कॉलम में 50,000। देनदार मीना द्वारा 10% कम, यानी कि 45,000 में। और रियलाइजेशन का लॉस 12,600 और 8,400। और अब क्या कर देंगे? अंतिम भुगतान, क्योंकि साझेदारों का जो पूंजी खाते का शेष है वो अंतिम भुगतान होगा टू बैलेंस शीट या बाई बैलेंस शीट नहीं निकालना है। ये आ जाएगा, टोटल करेंगे 90,000, 90,000 और 80,000, 90,000 और 80,000। अब 90,000 में से 45,000 और 12,600 घटाएंगे, ये आ जाएगा 32,400। और 80,000 में से 50 और 8, 58,400 घटाओगे, ये आ जाएगा 21,600। इस प्रकार से साझेदारों का अंतिम भुगतान कर देंगे। अगर पूंजी का क्रेडिट शेष है तो साझेदारों को भुगतान कर देंगे। अगर डेबिट पक्ष की योग ज्यादा है तो बाई बैंक अतिरिक्त राशि जो है वो मंगवाई जाएगी। अब इनके आधार पर बना लेंगे बैंक खाता। सबसे पहला काम, बैंक का प्रारंभिक शेष जो कहाँ दिया होगा? प्रश्न में दी गई बैलेंस शीट में 5,000 रुपए। ये आ जाएगा टू बैलेंस BD 5,000। अब देखिए कहां पर राशियां जो है वसूल हो रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट से चलेंगे टू बैंक और बाई बैंक। जो टू बैंक लिखा है वो रियलाइजेशन में, और बैंक में क्या जाएगा? बाई रियलाइजेशन 2,000 रुपए यहां पर दर्ज कर देंगे।
और जो रियलाइजेशन में बाई बैंक लिखा है, बैंक में क्या जाएगा, टू रियलाइजेशन 51,000 51,000 रुपए। जो भी नगद संपत्तियों से वसूल हुई है, जो भी वसूली व्यय या दायित्वों का नगद भुगतान है तो यहां दर्ज कर देते। अब पूंजी खाता टू बैंक, तो बैंक में बाई मीना बाई टीना, अगर बाई बैंक होता तो टू टीना टू मीना आ जाता, तो 32,400 और 21,600। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि बैंक खाते का कोई शेष नहीं आएगा, डेबिट और क्रेडिट पक्ष का जो टोटल रहने वाला है वह आपका समान रहने वाला है, यानी कि प्रश्न की जांच भी हो जाएगी। अगर अंतर रहता है इसका मतलब किसी न किसी प्रकार का एरर जो है वो हो सकता है। सबसे पहले वसूली खाता, ये आपका स्टेप फर्स्ट है संपत्तियां पुस्तक मूल्य पर। ये आपका स्टेप 2 है दायित्व, जो बाहरी दायित्व है, रिजर्व, P&L, कैपिटल, करंट, पार्टनर्स लोन, कैश, बैंक, ये आदि जो है यहाँ हस्तांतरण नहीं होते हैं। अब किसी भी प्रकार की संपत्तियां अगर साझेदार लेता है तो साझेदार के नाम से नगद ली जाती है, यानी नगद बेची जाती है तो बैंक। दायित्व नगद चुकाए जाएं वसूली व्यय की तरह तो टू बैंक, साझेदार चुकाता है तो साझेदार का नाम आ जाएगा, अंतर लाभ या हानि। पूंजी खाते में पहला काम प्रारंभिक शेष, इसके अलावा रिजर्व और P&L, अगर दायित्व पक्ष में रिजर्व है तो यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा, संपत्ति पक्ष में P&L है तो यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा। इसके अलावा जहाँ पर भी रियलाइजेशन में साझेदार डेबिट या क्रेडिट लिखा गया है वो हम वसूली खाते में विपरीत ट्रांसफर कर देंगे। लॉस है ये भी जो है इधर आ जाएगा, डेबिट पक्ष में विपरीत ट्रांसफर करेंगे और पूंजी खाते का जो शेष है, जो अंतिम शेष है टू बैंक करेंगे, क्योंकि भुगतान किया जाएगा, बैलेंस CD नहीं निकालना है, क्योंकि फर्म का विघटन हो रहा है। जब फर्म ही बंद हो रही है तो किस प्रकार का शेष जो है वो निकाला जाए। इसी प्रकार बैंक खाता, प्राप्तियां यहां आ रही है तो भुगतानों को जो है इस पक्ष में दर्शाया जाएगा। अब हम बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों पर। साझेदारी का विघटन और फर्म का विघटन, इनके मध्य अंतर क्या है। देखिए किसी भी प्रकार का, चाहे साझेदार का एडमिशन हो, डेथ हो, रिटायरमेंट हो, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो, या जो साझेदारी संलेख की जो मूलभूत शर्तें हैं उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो तो वो आपका साझेदारी का समापन है। जबकि फर्म का समापन क्या होगा, साझेदारी का समापन प्लस फर्म सभी संपत्तियां बेच दे और दायित्वों का भुगतान कर दे, वो आपका फर्म का विघटन होता है। जैसे पहला आधार लिखा है व्यापार या व्यवसाय की समाप्ति, तो साझेदारी के समापन में कभी भी व्यवसाय जो है उस समाप्त नहीं होता है, कुछ नया उसमें चेंजेस आ जाता है, शर्तें जो है वो परिवर्तित हो जाती है, लेकिन व्यापार निरंतर चलता रहेगा। जबकि फर्म के विघटन पर व्यापार क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे कि अभी हमने खूब सारे उदाहरण देखे हैं जिसके अंतर्गत फर्म का समापन होता है, सभी संपत्तियां बेच करके हम दायित्वों का भुगतान भी किया है। अब परिसंपत्ति और दायित्व, साझेदारी के विघटन में हम क्या करते हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं। जो नया बैलेंस शीट बनेगा उस पर उनका नया मूल्य, पुनर्मूल्यांकित मूल्य दर्ज करते हैं। जबकि फर्म के विघटन में संपत्तियों का विक्रय कर दिया जाएगा और दायित्वों का भुगतान, और चूंकि नई बैलेंस शीट बनता ही नहीं है तो शेष कहां से हस्तांतरित किया जाएगा। क्या करेंगे, पुनर्मूल्यांकन करेंगे, नए तुलन पत्र तैयार करेंगे। जबकि यहां पर क्या करना है, परिसंपत्तियों का विक्रय और दायित्वों का क्या कर देंगे, भुगतान कर दिया जाएगा। ये संपत्ति और दायित्व के संदर्भ में। अब बात करेंगे न्यायालय का हस्तक्षेप। तो साझेदारी के विघटन में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, क्योंकि साझेदारी का विघटन जो है आपसी समझौते के आधार पर होता है। राम और श्याम दो साझेदार है, वे चाहते हैं कि मोहन एडमिशन ले, इसमें न्यायालय का क्या लेना देना। या राम श्याम मोहन में मोहन की मृत्यु हो गई, मोहन अवकाश ग्रहण करता है, तो इसमें भी कोई न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन फर्म का विघटन न्यायालय के आदेश द्वारा किया जा सकता है। हर बार करें कोई जरूरी नहीं है,
किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। आर्थिक संबंधों में परिवर्तन, तो साझेदारी के समापन में सिर्फ और सिर्फ जो है जो शर्तें होती है उन्हीं में जो है परिवर्तन आता है, लेकिन जो संबंध है वो आर्थिक संबंध है वो लगातार रहेंगे, जबकि फर्म के विघटन पर जो है उनका समापन हो जाता है। क्या आ जाएगा? आर्थिक संबंध जारी रहेंगे, संबंध समाप्त हो जाते हैं, जबकि पुस्तकों के बंद होने पर जो साझेदारी का समापन है यहाँ पर समाप्त नहीं होती है, पुस्तकें जो है बंद नहीं होती है, जबकि फर्म के विघटन पर पुस्तकें क्या हो जाएगी? बंद कर दी जाएगी। ये आपका साझेदारी का समापन और फर्म का समापन में अंतर। अगला प्रश्न कहता है लेखा व्यवहार कीजिए। गैर अभिलेखित परिसंपत्तियां और गैर अभिलेखित दायित्व, यानी ऐसी संपत्तियां, ऐसे दायित्व जो पुस्तकों में दर्ज नहीं है, तो हमें दर्ज करना भी नहीं है। लेकिन अगर संपत्ति से कोई राशि वसूल होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन और साझेदार लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। इसी प्रकार गैर अभिलेखित दायित्व भुगतान रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या आ जाएगा? ऐसी संपत्तियां तथा दायित्व जिन्हें पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है, तो इन्हें केवल संपत्ति से वसूली और दायित्व के भुगतान पर ही हम जो दर्ज करते हैं। क्या आ जाएगा? गैर अभिलेखित संपत्ति से वसूली। अगर वसूल होता है तो ही प्रविष्टि करना है, अन्यथा कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे। नगद वसूल होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और यही अगर साझेदार लेता तो क्या आ जाता अपना? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। और गैर अभिलेखित दायित्व के संदर्भ में क्या प्रविष्टि करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री या प्रविष्टि जो है आपकी दर्ज की जाएगी। संपत्तियों से कहा जाए तो वसूली, लेकिन दायित्वों का पता चलते ही भुगतान किया जाना है। गैर अभिलेखित संपत्ति और दायित्व ऐसी संपत्ति और दायित्व जो पुस्तकों में दर्ज नहीं है, ज्ञात नहीं है, उन्हें लिखना भी नहीं है, केवल उनसे अगर वसूली होता तो यह प्रविष्टि, और दायित्व अगर पता चल गया तो डेफिनेटली भुगतान करना ही है। रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। अब बात करते हैं कि फर्म के विघटन के समय आप साझेदार के ऋण का किस प्रकार व्यवहार करेंगे। यदि परिसंपत्ति पक्ष में है, तो परिसंपत्ति पक्ष में है तो क्या होगा? इनसे वसूली की जाएगी, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। और यही अगर दायित्व पक्ष में है तो भुगतान किया जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि साझेदारों के ऋण जो है वे ना तो वसूली खाते में हस्तांतरण होते हैं, ना ही साझेदारों के पूंजी खाते में जाएंगे, इनका पृथक से भुगतान होता है। दायित्व है चुका देंगे पार्टनर्स लोन टू बैंक अकाउंट, संपत्ति पक्ष में है राशि जो है वो वसूल की जाएगी।
अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4। फर्म के ऋण और साझेदारों के जो व्यक्तिगत ऋण हैं उनके मध्य जो है अंतर समझाना है। फर्म के ऋण यानी फर्म के ऋणों को वसूली खाते में हस्तांतरण किया जाता है, जबकि साझेदार के जो व्यक्तिगत ऋण हैं वसूली खाते और पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। साझेदार के ऋणों का अलग से भुगतान किया जाता है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। विघटन पर खातों के भुगतान का क्रम लिखें, यानी कि फर्म के लाभ, साझेदारों की पूंजी या आवश्यकता होने पर जो उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों से राशि वसूल की जाती है उनका उपयोग कहाँ किया जाए, भुगतान का क्रम क्या होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले वसूली व्यय का भुगतान करना है। वसूली व्यय के पश्चात जो सुरक्षित दायित्व है, जो सिक्योर्ड है, यानी जिन पर संपत्तियां प्रभार रखती है उनका भुगतान किया जाएगा। और सुरक्षित के बाद में असुरक्षित दायित्व और उसके पश्चात में साझेदारों के ऋण, फिर साझेदारों की पूंजी और शेष राशि साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में विभाजित होगी। तो ये आ जाएगा आपका साझेदार का ऋण, साझेदार का पूंजी खाता और शेष राशि जो है वो आपका लाभ हानि विभाजन अनुपात में जो अंतरित की जाती है। चले अगले प्रश्न पर। वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाते में किस प्रकार से भिन्न है। वसूली खाता फर्म के विघटन या समापन पर बनाया जाता है। देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट और बात कर रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट। करना क्या है, वसूली खाता फर्म के विघटन और समापन पर बनाया जाता है, जबकि पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाया जाता है, किसी भी नए साझेदार के प्रवेश, मृत्यु, अवकाश ग्रहण करने पर, यानी कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर जो है वो आपका पुनर्मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं वसूली खाता जो है वो संपत्तियों से वसूली और दायित्वों के भुगतान को प्रदर्शित करता है, जबकि पुनर्मूल्यांकन खाता जो है वो संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में होने वाली वृद्धि या कमी को दर्ज करेगा। एक समानता भी है, समानता यह है कि चाहे वसूली खाते का शेष हो या पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष हो, साझेदारों में उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में जो है वितरित किया जाएगा, यह भी ध्यान रखना है। समानता क्या है, वसूली खाते तथा पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में विभाजित। जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो भी लाभ हानि विभाजन अनुपात है, उसी में क्या करना है, अपने को विभाजित या अंतरित जो है वो किया जाए। क्लियर है यहाँ तक। तो फर्म के विघटन में फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।